उनके पास तो एक ही एजेंडा है, पोलराइजेशन। दिल्ली में यूसीसी की बात करो, बेंगलोर में एंटी कन्वर्जन की बात करो, और हम दिल्ली में बात करेंगे रोजगार की, महंगाई को खत्म करने की। कुछ लोग लगता है कि जी पर्सनल लॉ जो है हमारा जो है वही सबको संविधान है, तो ये मुझे लगता है कि ये जो सोच और सनक है, ये सांप्रदायिक सोच है, सनक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दुनिया के कई देश एक रूपता समरूपता से विविधता को सम्मान करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मामला नहीं है साहब, हिंदुओं के अंदर जो डाइवर्सिटी है आप उसको भी खत्म कर देंगे। कॉमन सिविल कोड बहुत महत्वपूर्ण है, वो कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म करता है। धर्म के एतबार से मजहबी पॉलिसी है जी, वो इस्लाम की अलग, हिंदुओं की अलग है, मतलब ये इकट्ठा उनको कैसे किया जा सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और बात करेंगे आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की, जिस पर सियासत भी हो रही है, सवाल भी उठे हैं और बवाल भी हो रहा है। संविधान कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन जब कानून ही धर्मों के लिहाज से अलग अलग बना दिया गया हो तो फिर क्या कीजिए। हमारे देश में क्रिमिनल लॉ सभी को एक नजर से देखता है, मगर सिविल लॉ अलग अलग कर देता है। इसीलिए कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। क्या यूं कहिए कि आखिरी वादा जो अब तक पूरा होना बाकी है। यूसीसी के तहत ऐसा कानून लागू करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है जो सभी नागरिकों को समान रूप से लागू होगा, फिर चाहे उनका धर्म, लिंग, जाति कुछ भी हो। इसे लेकर सुगबुगाहट दोबारा बढ़ी है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रणय कह रहे थे कि सुगबुगाहट बढ़ी है, ये बढ़ी क्यों है समझिए। हुआ ये है कि लॉ कमीशन ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है, और उस पब्लिक नोटिस जारी करने के बाद ऐसा हुआ है कि अटकलें इतनी तेज हो गई कि जो साल 2024 आ रहा है उससे पहले ही, यानी कि 2024 के चुनाव से पहले ही समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा। अब सालों से इस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। आपको याद होगा संविधान सभा में बहस हुई थी, 1948 की बात है वो, लेकिन कहा जा रहा है कि अब मुहर लग सकती है, जो अब तक नहीं लगी है वो अब हो सकता है। तो अब सवाल ये कि आखिरकार पेच कहां फंसा है, समाधान क्या है, और क्या ये जिस यूसीसी की बात कर रहे हैं क्या ये जरूरी है, और इसके आने से क्या बदलाव होंगे। आज अगले 2 घंटे में ये पूरी तस्वीर आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। और हमारे साथ में मेहमानों का एक बड़ा पैनल यहां पर मौजूद होगा। पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता, समाज को समझने वाले जो जानकार हैं वो हैं, जो यूसीसी के नुकसान और फायदे का जो गूढ़ा गणित है वो सब आपको बताएंगे। मगर जो शुरुआत है वो करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, एक बड़ी खबर कि एबीपी न्यूज के पास उस प्राइवेट मेंबर बिल की कॉपी है जो राज्यसभा में पेश हुआ था। प्राइवेट मेंबर बिल जिसके अंदर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता से बांधने वाले उस कानून का मसौदा, वो प्राइवेट मेंबर बिल जो राज्यसभा के अंदर यानी उच्च सदन में रखा गया था। आपको बता दें, राज्यसभा में अगर कोई भी बिल पेश होता है तो वो हमेशा के लिए जो सदन है उसकी धरोहर हो जाता है, उसे कभी भी रिवाइव किया जा सकता है। और इसीलिए राज्यसभा में इसे पेश किया गया, क्योंकि लोकसभा में पेश बिल जो है वो लोकसभा के कार्यकाल के बाद खत्म हो जाता है। और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्राइवेट मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल आमतौर पर जो है वो सांसद अपनी तरफ से पेश करते हैं, और इसे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पेश किया था। यह बिल दिसंबर 2022 को किरोड़ी लाल मीणा ने यह बिल पेश किया था। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है उसको आप समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जिनका अभी प्रणय जिक्र कर रहे थे, उन्होंने ये बिल पेश किया था। और दिसंबर 2022 को किरोड़ी लाल मीणा ने इस बिल को पेश किया था। बड़ा हंगामा होता, आपको याद होगा, अखबारों की सुर्खियां बनी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया एक्ट 2020 इस नाम से जाना जाएगा, ये इस बिल में लिखा था। और बड़ी बातें आपको बता रहे, सारे देश में लागू होगा ये एक्ट। ये कहा गया था हर नागरिक के लिए एक
कॉमन लॉ होगा जो सब पे लागू होगा। एक बड़ी बात यह भी कही गई थी कि एक्ट लागू होने के 6 महीने के भीतर ही केंद्र एक कमेटी बनाएगा और उस कमेटी का नाम होगा नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी। ये उस कमेटी का नाम होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार और लागू करना ये इसी कमेटी की जिम्मेदारी होगी जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। और ये इसमें बाकायदा मेंशन है कि आखिरकार इस तरह से एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी बनाएगी और ये पूरे देश में लागू होगा। अब देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बिना किसी भेदभाव के शादी, आप एक एक मसले समझते जाइए, जो हम कह रहे हैं हम समझाएंगे आपको है क्या। शादी, तलाक, उत्तराधिकार, एडॉप्शन, गार्जियनशिप और जो संपत्ति का बंटवारा होता है, हर चीज पर लागू होगा, बिना किसी भेदभाव के लागू होगा। और जितने भी नागरिक हैं उन सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसका जिम्मा होगा जो कमेटी बनाई गई थी, इसका हमने भी जिक्र किया, उसका नाम है नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी। ये कमेटी ही इसको इंश्योर करेगी। अब बड़ी बात यह है कि हम जिस कमेटी की बात कर रहे हैं, ये कमेटी संविधान का अनुच्छेद 14 है, आप जानते होंगे, मूल अधिकार के तहत आता है। और मूल अधिकार पहला मूल अधिकार है जो कि समानता का अधिकार की बात कहता है। इसको ये कमेटी सुनिश्चित करेगी। दूसरा मसला है कि नेशनल ये जो कमेटी है, ये कमेटी यूसीसी के क्रियान्वयन में लैंगिक समानता, इनकी जेंडर इक्वलिटी का ध्यान रखेगी। जो अधिकार औरत को होंगे, मर्द को होंगे, वही अधिकार औरत को होंगे, ये खास बात होगी। जो पर्सनल लॉ है वो धार्मिक किताबों पर आधारित कानूनों से पर जो पर्सनल लॉ हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। यानी कि जो धार्मिक किताबें हैं उन पर जो कानून बनाए गए हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, उनको रिप्लेस करके एक यूसीसी लाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये लिखा है इस प्राइवेट मेंबर बिल में, ये इसका हिस्सा है। बिल्कुल अभिषेक, और आपने पूरा खाका जो है वो विस्तार से समझाया, यानी आपने भूमिका तैयार कर दी। और अब आपका तारुफ करवाते हैं, आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ जो विशेषज्ञ पैनल मौजूद है जिसके अंदर पार्टियों के प्रवक्ता हैं, विषय के जानकार हैं। सबसे पहले शिवम त्यागी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके प्रवक्ता हैं, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, साथ ही आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हैं, और सुबुह खान भी हमारे साथ होंगी जो वकील हैं, सैयद कासिम रसूल इलियास जो मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, ये सैयद जब्बार राजनीतिक विशेषज्ञ, ये तमाम बड़ा पैनल इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, समझाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सियासत क्यों हो रही है, बवाल क्यों हो रहा है और इसको लेकर सवाल आखिर क्यों खड़े किए जा रहे हैं। अगर देश में एक संविधान है, एक कानून है और सब नागरिक बराबर हैं, तो फिर एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्यों नहीं हो सकता है। मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगा शिवम त्यागी आपका। बीजेपी इस प्रस्ताव को लेकर आने वाली है, ये आपने सबसे पहले इस चीज को अपने मैनिफेस्टो के अंदर रखा और मैनिफेस्टो के बाद अब आप इसे लागू कर रहे हैं और इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल क्या खड़े हो रहे हैं? आपने तो कोई सवाल नहीं पूछा। मुझे लगता है कि जो सवाल है उन सवालों के लिए ही लॉ कमीशन ने कहा है कि अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप इस बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो जाइए सजेशन दीजिए, लिखिए। अगर आपको लगता है एक ड्राफ्ट में आपके द्वारा लिखी गई कुछ चीजें होनी चाहिए तो आप वहां पर जाकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिस तरीके से मैंने तमाम रिपोर्ट्स में कल से देख रहा हूं, विरोध इस स्तर पर हो रहा है कि जैसे कि पूरा ड्राफ्ट ही सबको पता है। कोई कह रहा है मुस्लिम विरोधी है, कोई कहता है खतरा है, कोई कहता है संविधान इधर हो गया, कोई कहता है कि ऐसे कैसे देश चलेगा। तो अगर उनके कोई सवाल आपके पास है तो आप पूछ लीजिए। ड्राफ्ट हमने रखा है सामने, मैं आपको बता दूं एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव ड्राफ्ट देश का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है उत्तराखंड में, उसका एक्सक्लूसिव ड्राफ्ट हमने रखा है और हमने पूरा बताया है कि उसमें क्या क्या है। लेकिन शिवम सवाल ये है ना, आप कह रहे हैं सवाल खड़ा नहीं हो रहा, सवाल क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? सवाल टाइमिंग को लेकर खड़ा हो रहा है। 1948 से जो बहस चल रही है, आप उसको 2024 में लाकर के क्यों लागू करना चाहते हैं? ये आपको इस समय जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि 58 साल हम सरकार में नहीं थे। आप पिछले 2 साल से सरकार में कौन है? वही तो आता हूं। 2014 में कौन जीता है? 19 में आपने सवाल पूछा, मैंने सुना, अब आपको मुझे सुनना पड़ेगा। 58 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी। जब पिछली बार अटल जी की सरकार थी, जाहिर है कि तमाम तरह की चीजें थी, गठबंधन की सरकार थी। दूसरी बार जब हम सरकार में आए तो तमाम चीजें करते आ रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। और जहां तक बात डिले की है, ये तो मैं खुद मानता हूं इस बात को कि ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, जल्दी होना चाहिए। लेकिन लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पहले आ चुकी है। हाँ? उसके बाद इंतजार क्यों? लॉ कमीशन तो यही सजेस्ट करने के लिए बनाया गया था। लॉ कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन दे दी, इसका मसौदा सामने रख दिया। उसके बाद किस बात का इंतजार बीजेपी कर रही थी? क्या चुनाव का इंतजार? अब मुझे एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए ये सब करना पड़ेगा क्या? 370 जब हटाया, अब आपको सुनना पड़ेगा। अभिषेक, 370 जब हटाया तब कहा चुनाव है भाई, इसी वजह से कर रहे हैं।
3 तलाक जब हटाया, चुनाव है जी बस इसीलिए कर रहे हैं। हर डिसीजन पे भारतीय साफ कर दीजिए, चुनाव कैसे को लेना आप नहीं। मुझे साफ कर दीजिए, जवाब मिलते हैं। शिवम, आप 30 सेकंड ले लीजिए, आप 30 सेकंड, लेकिन मुझे 30 सेकंड जरूर दे दीजिए। शिवम, एक मिनट, आप 30 सेकंड में फिनिश कर आप बोल चुके, अब नहीं, उनकी भी राय ले आपने लें, दिया। फिर आऊंगा ना आपके पास। नहीं, आपने बोलने- अरे उधर उन्होंने सवाल सवाल नहीं है। पूछा। मृत्युंजय तिवारी, एक सवाल मिनट में आ रहा हूं। उन्होंने मृत्युंजय तिवारी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो शिवम कह रहे हैं, ये तो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि ठीक है अभी तक नहीं किया, अब कर देंगे। मेरा आपसे सवाल है कि सिद्धांततः आपको एतराज क्या है? जितनी बातें हमने रखी हैं सामने, इसके पूरा डिटेल हमने दिया, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बहस कर रहे हैं, हम डिटेल देके बोरा बहस कर रहे हैं। ये कानून कहता है जो उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है कि संपत्ति में बराबरी होगी, उत्तराधिकार में बराबरी होगी। ये कहता है कि तलाक के ग्राउंड सेम होंगे, जो शादी की आयु है वो बढ़ा दी जाएगी। तो कहीं कोई भेदभाव हो ही नहीं रहा, तो दिक्कत क्या है आपको? जो अधिकार है वो तो छीना जा रहा है। ये अधिकार क्या देंगे? खाक। कौन सा छीना जा रहा है? जो बीजेपी 9 वर्षों से जो अधिकार था देश के नौजवानों का, किसानों का, पहलवानों का, वो तो दे ही नहीं पा रहे। यूसीसी बात नहीं करेंगे। 21वां विधि आयोग ने क्या कहा था आप बताइए? पिछला जो 2018 में 21वां विधि आयोग ने कहा था ये गैर जरूरी है, और 22वें ने क्या कहा? फिर हमने 22वें ने क्या कहा? 21वें को मानेंगे, 22वें को नहीं। 22वें को नहीं मानेंगे आप? तो पिछले को नहीं मानेंगे आप? नहीं तो इस वाले को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। पिछले बिल्कुल माना, उस समय को माना, अब नहीं माना। टाइमिंग एक चीज की जरूरत पहले थी और आज नहीं है, आज है, पहले नहीं थी। अनुराग भदौरिया से देखिए, उस समय उधर भी ले लेते हैं। 2019 में चुनाव था। अनुराग भदौरिया, टाइमिंग से प्रॉब्लम है, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी बीजेपी से है। अच्छा, उधर भी ले लेते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, यूसीसी से प्रॉब्लम है या बीजेपी से? अरे बीजेपी और कांग्रेस आरजेडी छोड़ यूसीसी में देश समाजवादी पार्टी नहीं है, कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? ये देश कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? सुन हर लीजिए, क्षेत्र में तो विविधता कैसे खत्म हो जाती है बताइए? आप मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे पे बात करिए। यही ना मुद्दे पे मुद्दा आप ठीक है, यहाँ बात भदौरिया। यूसीसी की कर रहे हैं ना, नवाज समान नागरिक संहिता की बात कर रहे भाई, हैं। हम समान पूछ रहे नागरिक हैं। संहिता पे आपकी पार्टी का विरोध किस चीज को लेकर है? हमारा- और रोजगार का मुद्दा अलग है, सरकार में अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग अपने अपने कानून और प्रावधान के अनुसार काम कर रहे हैं ना। जब हमारे देश में आप सबको पता है कि पूरे सब लोग, सब धर्म के लोग, सब लोग क्षेत्र के आधार पर भी सब लोग अलग अलग मानते हैं जी। और राज्यों में भी आप सुनिए ना भाई, आप तो बेचैन हैं। धर्म के इनका कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। इनको टारगेट करना है, जो इनका मूल मंत्र रहा है। ये तो फिर वही हिंदू और मुस्लिम को लेकर के ही बात करेंगे। हमारा कहना है कि आप बताइए 21वां विधि आयोग क्या हिंदू और मुसलमान मैं पे बोलूंगा तो जो बोलता है, देश में पूछिए बाकी दिक्कत लोग क्या हैं, है? उन पर लागू नहीं हो रहा क्या? देश में तो हर धर्म का व्यक्ति है, अगर सबके लिए बराबर है कानून। मृत्युंजय, अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया, मुझे एक बात बताइए, और सीधा सा मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी यूपी को मैं अच्छी तरह से देखता हूं कि अखिलेश यादव को क्लियर कहते हैं कि भाई हक जो है वो मिलना चाहिए लोगों को। ये उन्होंने कई अपने भाषण में कहा है। तो अगर बराबरी का हक दिया जा रहा है इस यूसीसी से, तो आपको कोई दिक्कत है क्या? पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं मैं, आपका दिक्कत नहीं है। दिक्कत सभी पूरे देश को इस बात की है कि सुबह 10 बजे से किस बात पे चर्चा शुरू हुई है, जब चुनाव आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है वो राजनीतिक है। इसमें कौन सी नीयत? ये जो यूसीसी लाने की जो बात कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक है। अच्छा। अगर इनको करना होता, 9 साल से इनकी सरकार है। हाँ। इन्होंने कितने सारे फैसले बिना विपक्ष की सहमति से किए हैं। हाँ, हाँ। कितने सारे किए। नोटबंदी बिना किसी के पूछे कर दी थी। तो अगर इन 9 सालों में कर देते तो आप सहमत होते? इन 9 सालों में कर देते तो आप सहमत होते? आपको दिक्कत है, अब क्यों कर रहे हैं? नहीं था ना। अबे फिर वही बात करते, अरे कर देते तो इन्होंने 2 करोड़, इन्होंने बोला था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दे दिया क्या? रोजगार मेन मुद्दा रोजगार, महंगाई जिससे भागना चाहते हैं, आपको भी उलझा रहे हैं और हमें भी उलझा रहे हैं। इस पे बात ना की जाए, सही मुद्दों पे चर्चा ना हो जाए, इस पे बात ना की जाए। सुन लीजिए मेरा, ये आपको भी उलझा रहे हैं, मीडिया को भी उलझा रहे हैं, हमें भी उलझा रहे हैं, जनता को भी उलझाना चाहते थे कि किसान की इनकम दुगनी के हम सवाल पूछेंगे, चुनाव आने वाला है, इनके पास जवाब नहीं है। इनसे पूछेंगे महिला पहलवानों के साथ अन्याय क्यों हुआ, इनके पास जवाब नहीं है। इनसे पूछेंगे कि आपने महंगाई क्यों कमर तोड़ कर दी है, इनके पास जवाब नहीं है। इनसे पूछेंगे कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हुई, इनके पास सुने, इनके पास जवाब नहीं है। ये भी शिक्षा ये भी पॉलिटिक्स है, ये जो कर रहे हैं ये भी पॉलिटिक्स है कि आप इस मुद्दे पे बात ही मत कीजिए। बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं। सुबह 10 बजे से तैयार हो गया, आप किस पे बात करनी, चलो हो गया, भूल जाओ जो महंगाई बेरोजगारी खत्म हो गई। एक बात बताइए, सवाल है भाई क्या हो गया इस देश को? भाई असली मुद्दों पे जो आदि परेशान है, कपड़े पहनना और खाना खाना दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। ये बताइए, या तो कपड़े पहनेंगे नहीं तो खाना खाएंगे, देखिए दोनों चीजें सुबह 10 बजे, मेरी बात सुनिए, सुबह 10 बजे से कब आपने महंगाई पर चर्चा की? इतना डेट बताइए। जल्दी उठना पड़ गया अभिषेक,
आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, आप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आचार्य विक्रमादित्य आप बताइए, ये जो इतनी देर से कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं महंगाई बात कीजिए, बेरोजगारी बात कीजिए, ये तब ये बात ज्यादा करते हैं अनुराग भदौरिया जब जो मुद्दा है उनके मुताबिक नहीं होता। ये हमने कई बार देखा है, वरना ये हर मुद्दे बात करते हैं। मेरे ख्याल से अनुराग भदौरिया यूएसए के मुद्दे पर भी कई बार बात कर जाते हैं, लेकिन इस समय जो चाह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बात की जाए। आचार्य विक्रमादित्य, आप मुझे बताइए, इनके सवालों का जवाब दीजिए कि आखिरकार इस समय क्यों ला रहे हैं, क्लियर कीजिए इस बात को। देखिए, मुझे बड़ा विचित्र लगा आज अनुराग भदौरिया जिस प्रकार से चीख रहे हैं। जब हिंदुओं पर कार सेवकों को गोली चल रही थी तब ये चुप बैठे, तब ये चुप बैठे। बोली क्यों नहीं बोलेंगे भाई? जब आप ये बोल रहे हैं, आज ये बात कर रहे हैं यूसीसी की, जब हिंदुओं पर गोली चलती है तब ये चुप हो जाते हैं और कहते हैं लगातार और गोली में चलाने करेंगे और चलाऊंगा। और आज जब यूसीसी की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, मैं रोकना चाहूंगा, इस समय एक बड़ी समानता की बात हो रही है, बड़ी खबर आ रही है, तुरंत अभी लौट रहे हैं आपके पास में। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर ये है, देखिए किस तरह से चीजें बदल रही हैं। हैदराबाद के मौलाना की मोदी को चुनौती, सरकार को कभी भी यूसीसी लागू नहीं कर पाएगी, ये कहा है मौलाना पीर अली कादरी ने। बड़ा बयान दिया है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर रही है बीजेपी। ये सीधा सा आरोप लगाया है कि बीजेपी भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर रही है और मोदी सरकार कभी भी यूसीसी लागू नहीं कर पाएगी। ये हैदराबाद के मौलाना की चुनौती है, यानी कि लगातार रिएक्शन आ रहे हैं और जो रिएक्शन आ रहे हैं वो इस मुद्दे को और भी ज्यादा हवा दे रहे हैं। मौलाना पीर अली कादरी का ये बयान है कि सरकार कभी भी लागू नहीं कर पाएगी, भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर रही है बीजेपी। तो ये इस तरह से देखिए बहस लगातार आगे बढ़ रही है। हमारे साथ में मेहमान और जुड़ रहे हैं सुबह, पहले सुनते हैं कि कह क्या रहे हैं। साहब, जहाँ तक के सवाल कॉमन सिविल कोड का है, एक ज़माने से बीजेपी ये बात कह रही है कि हिंदुस्तान भर में कॉमन सिविल कोड को नाफिज करेंगे, लेकिन मेरे बात ये समझने नहीं आ रही कि कॉमन सिविल कोड नाफिज होगा कैसे, क्योंकि ये एक कॉमन सिविल कोड का जो मसला है जो मुसलमानों से सिर्फ जोड़ा जाता है, ये कतई गलत है। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। देखिए, मुसलमानों की जो मजहबी आज़ादी है वो तो हमारा अपना संविधान हमें उस बात की इजाज़त देता है और हम वो अपने संविधान के दायरे में रहते हुए अपने मज़हब के हम प्रैक्टिसेस करते हैं। अब रहा कि पर्सनल लॉ, तो सब मुसलमानों का सिर्फ पर्सनल लॉ नहीं है ना, क्रिश्चियंस का भी पर्सनल लॉ है। आप इंडिया में कॉमन सिविल कोड ला ही नहीं सकते। हिंदू मज़हब में अगर आप देखेंगे तो कितने चीज़ें हैं, आप बताइए मुझे, कितनी तहजीबें हैं हिंदूज में। नॉर्थ की अलग है, साउथ की अलग है, उनके पास शादी का तरीका अलग है, इनके पास शादी का तरीका अलग है। कहाँ से ला सकेंगे आप कॉमन सिविल कोड? लेकिन जोड़ते हैं लाके मुसलमानों से। तो सुना आपने किस तरीके से मौलाना पीर अली कादरी कह रहे हैं कि यह भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। हमारे साथ सुबही खान भी जुड़ गई हैं। सुबही, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। आपने सुना ना मौलाना साहब को क्या कह रहे हैं वो, ये बदनाम करने की साजिश कैसे है? अगर ये समान नागरिक संहिता है या वाकई में इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा है? देखिए, मुझे तो सबसे पहले तो ये लगता है कि मुस्लिम समाज को अपनी जो धार्मिक लीडरशिप है उसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। किस तरह के मौलानाओं को, किस तरह के स्कॉलर्स को हमने कमान दे दी है अपने मज़हब की कि वो कुरीतियों को और अपराध को भी इस्लाम का नाम दे देते हैं। मैं बार बार एज अ मुस्लिम भी एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिला सम्मान की बात करते थे, वो फेमिनिस्ट मानती हूँ मैं उनको। और आज मुस्लिम समाज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप क्या कर रहे हैं? हैदराबाद के ही है ना मौलाना साहब जिन्होंने बोला है। राष्ट्र जागरण अभियान में हम लोग प्रवास करते हुए पहुंचे हैदराबाद, वहां हमें पता चला कि अरब से 70 80 साल के बूढ़े शेख आकर 12 साल की मुसलमान बच्चियों के साथ निकाह करते हैं शरिया के नाम पर, और कहते हैं कि जब एज ऑफ प्यूबर्टी हो जाती है, यानी कि किसी बच्ची को जब मासिक धर्म होने स्टार्ट हो जाए तो वो निकाह करने लायक हो जाती है। आप मुझे बताइए 21वीं सदी में एक लोकतांत्रिक देश में शरिया के नाम पर ये लोग पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं भाई। छोटी छोटी मुसलमान बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं आप इस्लाम के नाम पर, और आप ये ठेकेदारी करते हैं कि मुसलमान बदनाम हो रहा है। कोई सरकार, कोई संगठन, कोई व्यक्ति मुसलमान को बदनाम नहीं कर रहा है। मुसलमान को बदनाम ये इस्लाम के ढोंगी आशिक कर रहे हैं जो अपनी मुसलमान बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम सही मामले में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं तो सबसे पहले हमें उन मासूम बच्चियों को बचाना चाहिए जिनका शोषण हो रहा है हमारे मजहब के नाम पर। मनन करिए जाकर कि आप एक छोटी सी टिप्पणी में आपके चाहूंगा। सुबही खान लॉयर भी हैं, कानूनी पक्ष भी है, ये जो तमाम मुद्दे हैं
इसके अंदर धार्मिक मामला तो है ही नहीं, है तो समान नागरिक संहिता का मामला है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने इस चीज की दलील दी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, बहुत समय से इसकी मांग चली आ रही है, आखिर विरोध क्यों फिर इसका? देखिए, बात विरोध का नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे है। उनकी राजनीतिक, जब चुनाव 2024 में आने वाला है, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में थे, 9 साल से इनकी सरकार है, 9 साल से 2018 में एक बार लेके भी आए, फिर उन्होंने मुद्दा को फिर अपने हिसाब से सेट किया। देर से आने को आप दुरुस्त आना नहीं मानते? बात सुनिए, नहीं, मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता से और देश से कोई लगाव नहीं है, सत्ता से लगाव है। वो हर चीज सत्ता को देख के करते हैं। समाजवादी पार्टी को नहीं है? नहीं, समाजवादी पार्टी लोग तो एक्सप्रेस पे बनाने वाले लोग हैं। हम लोग तो सत्ता में नहीं आना चाहते। नहीं, हम लोग तो विकास की राजनीति कर, हम नेगेटिव राजनीति करके सत्ता में नहीं आना चाहते। हम देश का विकास और देश की असली मुद्दों पे बात करके सत्ता में आना चाहते हैं। हम जनता के मुद्दों पे अच्छा, पहले जो है ना इस चर्चा के अंदर दर्शकों को जरा पॉइंट भी बता दें कि आखिर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में है क्या? पॉइंट तो सुन लीजिए, बात पूरी दो। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी, क्या हो गई? मेरा सवाल पूछ रहा हूं, क्या? नहीं, सुन लीजिए, मुद्दा तो सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे बात होने दीजिए। जनता की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आपने समाजवादी की बात की तो समाजवादी जो विचारधारा बता रहा हूं। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की तो क्या दी? क्या मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। नहीं मिल गई क्या? बीजेपी ने दे दिया क्या 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देने की बात? आपके पास में जरा मेरे सहयोगी विवेक से जान लेते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या मुद्दे हैं। जरा पॉइंट तो देख लीजिए, क्या क्या मुद्दे हैं इसके अंदर। हो सकता है इससे आप बेहतर डिबेट कर पाए। बेहतर डिबेट हो रही है। प्रणय और अभिषेक जिस चर्चा में है वहां पर जितने ज्ञानी हैं और प्रवक्ता हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या होने वाला है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो वहां पर क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा? लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी ताकि वो ग्रेजुएट तो जरूर हो जाएं, इतनी पढ़ाई वो कर लें, ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद उनकी शादी हो। दूसरा बदलाव क्या होगा? ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी, बगैर रजिस्ट्रेशन के सरकारी सुविधा बंद होगी ताकि कानूनी स्तर पर किसी भी शादी को रजिस्टर किया जा सके। तीसरा जो बदलाव होगा वो क्या होगा? पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार उपलब्ध होंगे। फिलहाल पर्सनल लॉ बोर्ड में ये अलग अलग कानून है ताकि अधिकार ना मारा जाए, पति को भी उतना ही अधिकार, पत्नी को भी उतना ही अधिकार। चौथा पॉइंट, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक। जो पॉलीगैमी होती है, मतलब एक जो पति है वो 2-3 शादियां कर सकता है, उस पर रोक लगा दी जाएगी अगर यूसीसी आए तो। पांचवा बदलाव क्या होने वाला है? उत्तराधिकारी जो है, जो पांचवा बदलाव है वो अब मैं आपको बता दूं, यूसीसी के तहत जो पांचवा बदलाव यह होगा कि जितने भी उत्तराधिकार में लड़के और लड़की को बराबर की हिस्सेदारी मिलती है, पर्सनल लॉ बोर्ड में वो लड़के के शेयर ज्यादा होते हैं, लेकिन जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो दोनों को एक बराबर अधिकार मिलेगा। छठा क्या होगा? नौकरी पेशा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। यह बड़ी समस्या है, कई परिवारों में ऐसा देखा गया है। अब जब यह कानून लागू हो जाएगा तब जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और जो भरण पोषण जो है माता पिता, बूढ़े माता पिता का, वो भी करना होगा। अगला जो बदलाव होने वाला है, पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता का सहारा बनेगा पति। यूसीसी लागू हो जाएगा तो ये आएंगे समाज में बदलाव, क्योंकि ऐसे कानून के प्रावधान यूसीसी में किए जाएंगे। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा, प्रक्रिया आसान और कर दी जाएगी ताकि कानून के तहत जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बदलाव का। 9वां बदलाव क्या होने वाला है? हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। यूसीसी के बाद लिव इन रिलेशनशिप, उसमें डिक्लेरेशन देना होगा, मतलब एक प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। बच्चे के अनाथ होने पर जो अगला बदलाव है, गार्डियनशिप की प्रक्रिया जो है वो आसान कर दी जाएगी। पति पत्नी में झगड़े होने पर बच्चे की जो कस्टडी है वो ग्रैंड पेरेंट्स, जो उसके दादा दादी या नाना नानी है, उनको दी जाएगी। और जो सबसे आखिरी है, जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी। यूसीसी आता है तो इतने सारे बदलाव होंगे। अब चलेंगे हम सीधा उस स्टूडियो में जहां हो रही है चर्चा। अभिषेक। बिल्कुल शुक्रिया विवेक, सारी बातें सामने रखने के लिए। और देखिए, जवाब सब हमारे साथ मौजूद हैं, सारी बातें सामने आ गई। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, आपने सारी बात देखी? आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूं जवाब साहब, सारी बात देखी आपने? क्या ऐसा है जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है? ये बहुविवाह ठीक नहीं है, जो इसमें कहा गया है कि उस पर रोक लगेगी, तलाक का समान अधिकार ठीक नहीं है, जो अडॉप्शन की बात है वो ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है बताइए मुझे।
इसका पॉलिटिकल पस मंजर तो जानता हूं और पॉलिटिक्स के ऊपर ही बात करूंगा। देखिए, दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता। एक मिनट रुकिएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सैयद कासिम रसूल इलियास हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अभी आपको स्पोक्स पर्सन भी बनाया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। इलियास साहब, बहुत ही स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपसे मेरा पहला सवाल ये कि आप लोगों ने इसकी मुखालफत की है, कल बाकायदा आपने प्रेस रिलीज जारी की है। मेरा आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आखिरकार मुखालफत कर क्यों रहे हैं? आपको पता है इसमें क्या क्या होने जा रहा है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि यूसीसी की जरूरत क्यों है। यूसीसी का प्रावधान जो है आर्टिकल 44 में है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सारी और बातें कही गई है, हुकूमत को उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात कही गई कि शराब बंदी होनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया कि अमीर और गरीब के दरमियान खाई को पाटा जाना चाहिए, और बहुत सारी बातें जो अवाम के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए। वो सबको छोड़कर बीजेपी को सिर्फ एक ही इशू नजर आता है, वो है यूसीसी का। फिर दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, उसमें आर्टिकल 25 और 26 है, जिसमें जितने धार्मिक यानी हिंदुस्तान के जितने धर्म हैं और जितनी संस्कृतियां हैं, उन सबको फंडामेंटल राइट के तहत में आजादी दी गई है। तो ये यूसीसी जब भी आएंगे तो आप फंडामेंटल राइट पे इंक्रोचमेंट करेंगे। तीसरी बात ये है कि तीसरी बात ये कि ये यूसीसी सिर्फ एक समाज को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये तमाम समाज को प्रभावित कर रहा है। यूसीसी के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बात सामने आई है। देश की पहचान है बहुधर्म, ये कहा गया है, और बहुसंस्कृति। सरकार ऐसा कोई कानून ना बनाए, यानी पर्सनल लॉ 2024 में यूसीसी का इस्तेमाल करना बीजेपी का मकसद है। यूसीसी की ना जरूरत है ना ही अहमियत, यह कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के खिलाफत में बयान दिया है। उसकी तरफ से कहा गया है कि देश की पहचान बहुधार्मिकता है, बहुसंस्कृति है, और सरकार ऐसा कोई कानून ना बनाए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ हो। बिल्कुल। और देखिए, ये जो मुद्दा उठ गया है, इस मुद्दे पर सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय रख दी है। जो हमारे साथ में सियासी मेहमान है वो भी मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया, आप बहुत देर से महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा आप समाजवादी व्यक्ति हैं, राम मनोहर लोहिया को मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं राम मनोहर लोहिया को? बोलिए जोर से बोलिए ना। मानता हूं, उसपे पूछने की बात है। बोल रहे हैं, मैंने कहा बोलिए। आपको मालूम है कि अच्छा, आप लोहिया साहब ने वकालत की थी, लोहिया साहब ने वकालत की थी कॉमन सिविल कोड की, बात पता है कि नहीं आपको? सवाल पूछिए ना। आपको पता है कि नहीं? सवाल तो पूछो। यही सवाल है। क्या आपको पता है कि राम मनोहर लोहिया ने वकालत की थी कॉमन सिविल कोड की? आपको जानकारी है? बोला था, वही इसलिए पूछ रहा हूँ, सवाल आप सही नहीं पूछ पा रहे। उन्होंने बोला था अंग्रेजी कानून जो बने हुए हैं वो खत्म होने चाहिए। अलग अलग जो कानून बने हुए हैं, अरे भाई, कॉमन सिविल कोड की वकालत की थी कि नहीं उन्होंने? बात कर लूं मैं। नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जवाब ही दे रहा हूं, उसी पे तो आ रहा हूं। उन्होंने कहा अलग अलग कानून जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, अंग्रेजी कानून, ये देश के अंदर में खत्म होने। सुनिए मेरी बात ना, आप घुमाइए नहीं। शिवपाल सिंह यादव का बयान है भाई, शिवपाल सिंह यादव का बयान है कि आप इसके हक में आइए। शिवपाल सिंह यादव आपके नेता, बात तो सुनिए। शिवपाल सिंह यादव ने ये बात कही है। अनुराग भदौरिया, आप मुद्दे पे आइए। बोलने दोगे कि आप ही बोलोगे? आपने सवाल पूछ लिया, मुझे समय दो ना। बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था लोहिया जी ने कि अंग्रेजी कानून जो हमारे देश के अंदर में बने हुए वो खत्म होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि समाज के अंदर में, उनका शब्द सुनिएगा, जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उन निचले तबके को लोगों को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। समाज के अंदर सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2014 में, सुन लीजिए, और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो है पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई बिल लेके आना चाहती है तो आप बिल लेके आइए, विपक्ष को भी बुलाइए। भदौरिया को यही समस्या है कि 2014 में क्यों नहीं लागू किया? शिवम त्यागी ये मान रहे हैं कि लोहिया जी ने ऐसा कहा था, और इनको समस्या है कि 2014 में क्यों लागू किया, क्यों देर लेट क्यों कर दिया आपने? अपना वो पूछ चुके हैं, बाकी सब पूछ चुके हैं। मेरा सबमिशन ये है, सबसे पहले इस देश को क्या चाहिए, नहीं चाहिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर समाजवादी नहीं तय करेंगे। मेरे देश को क्या चाहिए, इस देश की संविधान सभा में कहा गया, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा, नेहरू जी ने कहा कि इस देश को इस कॉमन सिविल कोड एक समय पर लाना पड़ेगा। आर्टिकल 44 कहता है कि जब भी लगे, सरकार जब भी इस स्थिति में हो, पर अभी क्यों मुद्दे पे मौका आ रहा हूं सर, अब सबको इतना टाइम देते हैं, 30-40 सेकंड। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वर्डिक्ट्स में 7 बार ये कहा है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। शाहबानो के केस से आज हम 2023 में खड़े हैं। अब आपका मामला है, आपने कहा कि टाइमिंग ऐसी क्यों? मेरा सिर्फ एक बात का कहना है
इस देश की सरकार ने पिछले 9 साल में तमाम ऐसे बड़े मुद्दों को सुलझाया है, सॉल्व किया है जो इस देश के लिए जरूरी है। अब आप उनको चुनाव से बड़ा मुद्दा क्या है? एक बार महंगाई से बड़ा मुद्दा तो समाधान ही नहीं हुआ। किसान का मुद्दा समाधान नहीं जवाब साहब बोलिए, ये भी बात पूरी करें। 10 सेकंड आपको क्यों चाहिए? बड़ा मुद्दा रोजी रोटी नहीं मिल रही है आपको, कहां मिल रही है? किसको मिल रही है? आप भूखे हैं? अरे आप 5 किलो चावल 4 किलो आटा में आपने लाइन में लगा दिया। आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं। शिवम त्यागी, आप पहलवान महिला न्याय के लिए धारणे करना पड़ता है। आज के देश में भी शोभी खान के पास जाते हैं। शोभी खान, ये जो लड़ाई चल रही है, आपको लगता है कि महिलाओं का हक इसमें माना जा रहा है क्या? लड़ाई चल रही है। अनुराग भदौरिया, शिवम त्यागी, शोभी खान सुन लीजिए। कैसे? देखिए, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि देश की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अगर कोई कानून आ रहा है तो उस पर भी लोग बैठकर अपनी धार्मिक और राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पॉक्सो एक्ट का एग्जाम्पल दे रही हूं, आप लोगों को समझ नहीं आता है? 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है शरिया के नाम पर, आपके दिमाग में इतनी सी बात घुसती नहीं है? आप लोग एक सेकंड बीच में मत काटिए। हिंदू मुसलमान में डिबेट करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। आप बोलिए। की चिंता नहीं है। अरे जवाब साहब सुनिए, छोड़ करके ये छोड़ के जाना क्या होता है? डिबेट छोड़ करके जवाब साहब पे कोई बात नहीं कर रहा है। डिबेट छोड़ के नहीं जा रहे हैं। यही में रहते हो, बाकी समस्या सुबी खान, दिक्कत यही है। पाकिस्तान में ये आप बोल रहे हैं और छोड़ मुझे बताइए, बांग्लादेश का यूनिवर्सिटी कोड है और यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। आप तर्क मुझे बताइए, पाकिस्तान के अंदर अरे भैया इस देश में रहोगे, बात कर रहे हैं यानी आप संविधान का विरोध करोगे? तर्क का संविधान का विरोध करने के लिए आप आ गए। संविधान के अंदर यूसीसी है। देखिए आर्ग्यूमेंट तो रखे जाओ इस देश के अंदर, जब आप आर्ग्यूमेंट तो रखिए, देश भी विरोध करेगा। अनुराग भदौरिया, अपनी बात रखिए आप। अनुराग भदौरिया, तुझे तुम्हारी बारी से अपनी बात रखिए। आइए आप आइए, मेरी बात प्लीज पूरी आइए मुद्दे आप धार्मिक गुरुओं को ही कराना है तो फिर हम नहीं, हम धार्मिक पार्टी का देखिए, मेरी बात सुनिए। धर्म देखिए ना, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, मुद्दे पर बात जनता के लिए बात होगी। इधर-उधर कराएंगे, इतना समय नहीं। मेरा सीधा सवाल आपसे है, मेरा सीधा सवाल इस चीज को लेकर है कि क्या ये दोनों चीजें रिप्लेसेबल है? खाना खाना, कपड़े पहनना, दोनों जरूरतें हैं। देखिए, खाना सुनिए, रोजगार भी जरूरत है और समान नागरिक अधिकार होना चाहिए, ये भी एक जरूरत है। क्योंकि एक विकसित देश के अंदर अगर आप विकासशील देश विकसित बनना चाहता है, वहां पे सभी नागरिकों को अधिकार मिलना चाहिए, इसमें आपका भी विरोध नहीं है। भदौरिया जी तो खुद कह रहे हैं कि देर क्यों कर दी, जल्दी लाना चाहिए। हम क्या मैं कह रहा हूं कि इनको लाना ही आना नहीं है, ये माहौल को खराब जल्दी लाना चाहिए ना। ये लाने वाले नहीं है, इनकी सरकार 2014 से। अब देखा 2024 में इनका डब्बा गोल होने वाला है। देखा जनता अपने मुद्दों पे टिकी हुई है। जनता इनसे पूछ रही है भाई किसान कहाँ गया, किसान की बात करो तो किसान की बात टाइमिंग का मुद्दा उठा रहे हैं कि टाइमिंग की बात कर रहे हैं। सुबी खान, अपनी बात रखिए, आप बात रखिए अपनी। देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बात कर रहे हैं अपराध की और अभी जो पैनलिस्ट उठ के गए हैं, आप लोग अपराधों को और कुरीतियों को इस्लाम से क्यों जोड़ देते हैं भाई? क्यों जोड़ते हैं? अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता है। अपराधी होता है। मैं चली जाऊं क्या? मुझे एग्जाम्पल तो देने दीजिए। एक मिनट देखिए, मैं ये जाने की बात मत कहिए। अरे मेरी बात तो मेरी